अभिमन्यु बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहता है, मतलब कल रात तो अमोदिता के साथ नहीं बल्कि यामिनी के साथ था। युग झट से कहता है, हाँ यार और नहीं तो क्या, अभी बताया ना मैंने कि मैं यामिनी के साथ था। कछुआ अपनी भौहें ऊपर नीचे करते हुए युग से पूछता है, फिर कल रात तेरे और यामिनी के बीच कुछ हुआ? युग को कछुए की बात समझ में नहीं आती और वो मुंह बनाते हुए पूछता है, कुछ हुआ से तेरा क्या मतलब है? कछुआ शर्माते हुए कहता है, अरे मतलब वही जो एक लड़के और लड़की के बीच में होता है जब वो दोनों अकेले रहते हैं। तू तो रात भर यामिनी के साथ था, तो तुम दोनों के बीच तो जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। बता ना फिर क्या क्या किया तूने यामिनी के साथ? युग मासूमियत के साथ जवाब देता है, बातें की और कुछ नहीं किया। हाँ उसने मछली भी खिलाई थी मुझे, वो भी ताजा ताजा मेरे सामने नदी में से पकड़कर। कछुआ चिढ़ते हुए कहता है, तेरी मछली की तो सारे झूठ क्यों बोलता है? सीधे सीधे बताना क्या किया तूने कल रात। हमसे क्या इसका शर्माना, आखिर हम भी तो तेरे दोस्त ही हैं। हम किसको बताने वाले हैं जो तू बताने से इतना डर रहा है? युग अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, अरे बताया तो, हम दोनों ने रात में बस बातें की और फिर हम सो गए और कुछ नहीं किया। कछुआ झट से बोलता है, अरे तो वही पूछ रहा हूँ, तुम दोनों साथ साथ सोए थे क्या? युग कछुए पर चिल्लाते हुए कहता है, तू न कछुए, तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही गंदा हो गया है। जरूरी नहीं यदि एक लड़का और लड़की रात भर साथ में रुके तो उनके बीच कुछ हुआ हो। युग का गुस्सा देखकर कछुआ शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेता है। युग अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, हम दोनों रात में झोपड़ी में बैठकर बस बातें कर रहे थे और बातें करते करते ही कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला, और जब सुबह उठा तो सूरज निकल चुका था, पर यामिनी वहाँ पर नहीं थी। शायद वो अपने बाबा के पास चली गई होगी और मैं यहाँ आ गया। तुम लोग भी ना कुछ भी सोचते हो। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, थकान भी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बदन टूट रहा हो। युग के ये बोलते ही उसके दोस्त उसे हैरानी के साथ घूरने लग जाते हैं। इतना कहकर युग अपने कमरे की तरफ जाने लग जाता है। युग के जाते ही कछुआ अभिमन्यु और कायर से बोलता है, देखा तुम दोनों ने इस युग को, अभी कह रहा था रात में बातें करते करते कब नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला, और अब कह रहा है कि नींद आ रही है, मुझे सोने जाने दो, बदन दर्द कर रहा है। आखिर रात में इसने ऐसा क्या किया जो इसका इतना बदन दर्द करने लग गया? अभिमन्यु और कायर कछुए की बात का कुछ जवाब नहीं देते हैं। काफी हद तक उन्हें कछुए की बात ठीक लग रही थी। इस तरफ अमोदिता अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ बढ़ा रही थी। उसने बंगला मुटा घाट पार कर लिया था और वो काला झाड़ी जंगल पार कर रही थी। काला झाड़ी जंगल में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। हरे भरे पेड़ होने के बावजूद भी हवाएं नहीं चल रही थी। अमोदिता अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, आज तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं युग जी के साथ वो सब करके ही रहूंगी। वो सब किए बिना ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकलूंगी नहीं, चाहे उसके लिए सारी रात युग जी के साथ वहीं पर क्यों न रहना पड़ जाए। यही सब बड़बड़ाते हुए अमोदिता आगे बढ़ रही थी। तभी उसे एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, ये तूने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया अमोदिता। औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनकर अमोदिता जहाँ पर थी वहीं पर रुक जाती है। अमोदिता घबराते हुए खुद से कहती है, ये कैसी आवाज थी? इतना कहकर अमोदिता पीछे मुड़ने लग जाती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके पीछे सुनसान जंगल के सिवाय कुछ और नहीं था। अमोदिता खुद से कहती है, लगता है मेरे कान कुछ ज्यादा ही बज रहे हैं, मुझे ना ज्यादा देर तक हेडफोन में गाने नहीं सुनने चाहिए थे, ये उसी का असर है। इतना कहकर अमोदिता फिर से आगे बढ़ने लग जाती है। अभी अमोदिता ने एक दो कदम ही आगे बढ़ाए थे कि उसे फिर से एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, बुरी कर्मों का बुरा फल, अमोदिता तेरे प्राण जाएंगे निकल। ये डरावनी आवाज सुनकर अमोदिता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके पैर सुन्न पड़ गए थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में जान ही ना हो। अमोदिता घबराते हुए खुद से कहती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कौन है यहाँ पर? फिर औरत की आवाज सुनाई देती है, बुरी कर्मों का बुरा फल, अमोदिता तेरे प्राण जाएंगे निकल। अमोदिता अपने आसपास देखते हुए घबराते हुए कहती है, कौन है, कौन है यहाँ पर, सामने क्यों नहीं आता, कौन हो तुम? औरत की हंसते हुए आवाज सुनाई देती है। अमोदिता अपने चारों तरफ देखने लग जाती है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो घबरा जाती है। अमोदिता की कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। औरत की फिर आवाज सुनाई देती है, तू तो गई अमोदिता, तू आज नहीं बचने वाली। तेरी हिम्मत कैसे हुई युग पर वशीकरण करने की? ये बात सुनकर अमोदिता की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसे सांप सूंघ गया था। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, ये आवाज किस औरत की है और उसे कैसे पता चला कि मैंने युग जी को अपने वश में करने के लिए उन पर टोना किया था?
आखिर ये है कौन और मेरे सामने क्यों नहीं आती? औरत की फिर हंसने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। अमोदिता घबराते हुए कहती है, कहीं ये यक्षिणी तो नहीं? पर ये कैसे हो सकता है? यक्षिणी को तो खुद पापा और फूफा जी ने मिलकर उस रात को कैद कर दिया था, फिर ये कौन हो सकती है? अमोदिता ने अभी इतना ही सोचा था कि तभी उसे लगता है कि जैसे कोई भागते हुए उसके पास आ रहा हो और फुर्ती के साथ अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा हो। अमोदिता डर जाती है, उसे अपनी जान की चिंता होने लग जाती है। उसे लगने लग जाता है कि उसके पास आती हुई चीज उसे कहीं मार न दे। अमोदिता बिना पीछे मुड़े भागने लग जाती है। वो इतना घबरा गई थी कि उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि एक बार पीछे मुड़कर देख ले। वो बस जंगल को चीरते हुए ग्रेवयार्ड कोठरी की तरफ भागते जा रही थी। उसके पीछे से किसी और के भी कदमों की आहट सुनाई दे रही थी जो उसकी तरफ लगातार बढ़ते जा रही थी। औरत की फिर आवाज सुनाई देती है, बड़ा शौक है ना तुझे जादू टोना करने का? रुक जा अमोदिता, आज तेरी खैर नहीं, आज तेरा अंत है। अमोदिता और तेजी के साथ भागने लग जाती है। उसके अंदर जितनी जान थी उसने पूरी जान लगा दी थी। उसे पता था यदि वो रुकी तो उसकी मौत निश्चित है। अमोदिता भागते भागते थकने लग गई थी। उसकी सांसें फूलने लग गई थी। उसे अंदाजा हो गया था कि वो अब ज्यादा देर तक भाग नहीं सकती थी। उसके पीछे से आती हुई कदमों की आहट तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे जो शख्स आ रहा था वो जल्दी ही अमोदिता के करीब पहुंचने वाला था। अमोदिता भागते भागते थकने ही वाली थी कि तभी सामने से आते हुए एक लड़के से वो टकरा जाती है। वो लड़का कहता है, अरे अमोदिता तुम? जब अमोदिता उस लड़के का चेहरा देखती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़का जिससे वो टकराई थी वो कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु था। अभिमन्यु को देखकर अमोदिता की जान में जान आती है और वो हड़बड़ाहट के साथ घबराते हुए कहती है, मुझे बचा लो अभिमन्यु, वरना वो मुझे मार देगी। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, कौन अमोदिता, कौन तुम्हें मार देगी? अमोदिता अपने हाथ से काला झाड़ी जंगल की ओर इशारा करते हुए कहती है, वो वही अभिमन्यु, वो मुझे मार देगी। अमोदिता इतना कहकर चुप हो जाती है। अभिमन्यु फिर अमोदिता से पूछता है, कौन अमोदिता? जब अमोदिता अपने सामने नजरें करती है और काला झाड़ी जंगल में उसे कोई दिखाई नहीं देता तो वो समझ जाती है कि अभिमन्यु को यक्षिणी के बारे में कुछ भी बताना ठीक नहीं है। अभिमन्यु बहुत चालाक है और वो अपना दिमाग लगाकर सवाल पूछकर समझ जाएगा कि उसने युग पर टोना किया था। अमोदिता बात को घुमाते हुए कहती है, वो जंगली बिल्ली अभिमन्यु। अभिमन्यु बिचकते हुए कहता है, क्या कहा? जंगली बिल्ली? अमोदिता अभिमन्यु को अपनी बात पर भरोसा दिलाते हुए कहती है, हाँ अभिमन्यु, वो जंगली बिल्ली मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मुझे मार कर ही दम लेगी। वो तो अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना पता नहीं वो जंगली बिल्ली मेरा क्या हाल करती। अमोदिता, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम किस जंगली बिल्ली की बात कर रही हो? मैं तो इतने दिनों से जंगल पार कर रहा हूँ पर मुझे तो कोई जंगली बिल्ली आज तक नहीं दिखी। अमोदिता फटाक से बोल देती है, वो सबको नहीं दिखती अभिमन्यु, बस औरतों को दिखती है। ये सब छोड़ो और ये बताओ युग जी कहाँ पर है? अभिमन्यु को अमोदिता की बातें बहुत अजीब लगती हैं, पर वो जानता था कि अमोदिता के पीछे दिमाग खपाना बेकार है। वो कब क्या बोलती है उसे खुद पता नहीं होता है। अभिमन्यु अमोदिता के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, युग तो ग्रेवयार्ड कोठरी में है, अपने कमरे के अंदर सो रहा होगा अभी। अमोदिता अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या कहा? युग जी सो रहे, वो भी अभी तक? इतनी देर तक भी भला कोई सोता है क्या? वो क्या है ना, कल रात युग रौंकामुचा घाट पर गया था ना, तो आज सुबह ही आया तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए सुबह आते से ही सो गया। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, अगर युग जी कल रात रौंकामुचा घाट पर थे तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? वो सारी रात घाट पर क्या कर रहे थे अकेले? अमोदिता ये सब सोच ही रही थी कि तभी अभिमन्यु उसे टोकते हुए कहता है, अरे अमोदिता, कहाँ खो गई? अमोदिता जवाब देती है, कहीं नहीं, बस यूं ही। ये बताओ अभिमन्यु, तुम कहाँ पर जा रहे हो? वो मैं रौंकामुचा गाँव जा रहा हूँ, कल वांगला त्योहार है ना, तो उसी सिलसिले में काम है। अमोदिता चालाकी के साथ कहती है, क्या काम है अभिमन्यु तुम्हें वहाँ पर? अगर तुम चाहो तो मैं अपने पापा से बोल देती हूँ, वो जल्दी करवा देंगे तुम्हारा काम। अभिमन्यु अमोदिता की चालाकी समझ जाता है कि वो जानना चाहती थी कि उसे क्या जरूरी काम था रौंकामुचा गाँव में। अभिमन्यु भी बड़ी चालाकी के साथ जवाब देता है, अरे उसकी कोई जरूरत नहीं अमोदिता, मैं तुम्हारे पापा से बात कर चुका हूँ, बस जाकर उनसे मिलकर आना है, और यदि तुम चाहो तो उनसे पूछ सकती हो मुझे क्या काम है वहाँ पर। वैसे कल बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है तुम्हें मेले में। अमोदिता एक्साइटेड होते हुए कहती है, क्या कहा? सरप्राइज? वो भी मुझे? कैसा सरप्राइज?
अमोदिता, मैंने कहा ना सरप्राइज है, और सरप्राइज बताए नहीं जाते, समझी? वो तो तुम्हें कल मेले में आकर ही पता चलेगा। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। अगर देर हो गई तो तुम्हारे पापा गुस्सा करेंगे। मेरा नंबर किसी और को ना दे दे। इतना कहकर अभिमन्यु वहाँ से जाने लग जाता है। अमोदिता अभिमन्यु को टोकते हुए कहती है, अरे अभिमन्यु सुनो तो, युग जी अपने कमरे में ही है ना? अभिमन्यु जवाब देता है, हाँ अमोदिता, अभी बताया तो तुम्हें। तुम ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे को धक्का देना, वो खुल जाएगा। मैं लॉक करके नहीं आया हूँ। तुम युग के जगने का इंतजार कर सकती हो। वैसे भी उसे सोए हुए 3-4 घंटे हो गए हैं। हो सकता है तुम्हारे जाने से उसकी नींद खुल जाए। वैसे कल तक तुम्हारे नाम की बड़ी माला जप रहा था वो। आखिर क्या जादू किया है तुमने उस पर? अभिमन्यु की बात सुनकर अमोदिता घबरा जाती है और घबराते हुए कहती है, मैं क्या जादू करूंगी भला युग जी पर? मुझे जादू टोना करना थोड़ी आता है। तुम भी ना अभिमन्यु कुछ भी बोलते रहते हो। मैं क्या तुम्हें सौदाइन लगती हूँ? अमोदिता की बात सुनकर अभिमन्यु हक्का बक्का रह जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, ये अमोदिता को सौदाइनों के बारे में किसने बता दिया? अभिमन्यु से रहा नहीं जाता और वो अमोदिता से पूछ ही लेता है, अमोदिता, तुम्हें सौदाइनों के बारे में कैसे पता है? क्या तुम किसी सौदाइन को जानती हो? अभिमन्यु की बात सुनकर अमोदिता घबरा जाती है। वो बड़ी हिम्मत से अपनी बात पर जोर देते हुए जवाब देती है, अभिमन्यु, तुम शायद भूल रहे हो, मैं भी इसी गांव की हूँ और गांव का क्या इतिहास है, यहाँ पर क्या क्या होता है, मुझे सब पता है, समझे? अभिमन्यु को अमोदिता की बातों पर विश्वास नहीं होता है। उसे लगने लग जाता है कहीं अमोदिता ही तो सौदाइन नहीं है। यही देखने के लिए वो उसके पैर देखने लग जाता है। जब वो नीचे अपना सिर करता है तो देखता है कि अमोदिता ने जूती वाली सैंडल पहनी हुई थी जो कपड़ों की बनी हुई थी, जिस कारण अभिमन्यु को अमोदिता के पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। अमोदिता बिना अभिमन्यु से कुछ कहे वहाँ से जाने लग जाती है। अभिमन्यु को भी रौंका मुचा गांव जाने में देर हो रही थी, इसलिए वो इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो भी वहाँ से जाने लग जाता है। अमोदिता ने भागते भागते कालाझाड़ी जंगल पार कर लिया था। वो ग्रेवयार्ड कोठी से बस 100 मीटर की ही दूरी पर थी। अमोदिता के दिमाग से उस औरत की आवाजें हट गई थी जो उसे कालाझाड़ी जंगल में सुनाई दे रही थी। अब तो उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि अगर युग शाम को उससे मिलने के लिए निकला था तो वो उससे मिलने के लिए हवेली क्यों नहीं आया? वो रौंका मुचा घाट पर ही क्यों रुक गया? आखिर वो अकेले वहाँ पर रात भर क्या कर रहा था? यही सब सोचते हुए अमोदिता ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे के पास पहुँच जाती है। जैसा कि अभिमन्यु ने बताया था, दरवाजा बस टिका हुआ था। अमोदिता जैसे ही दरवाजे को धक्का देती है, दरवाजा झरमराते हुए खुल जाता है। अमोदिता ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसते से ही कहती है, युग जी, कहाँ पर है आप? आप अभी तक सो ही रहे हैं क्या? युग का कोई जवाब नहीं आता है। अमोदिता अपने कदम युग के कमरे की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेवयार्ड कोठी में युग जी के अलावा कोई नहीं है, बस मैं हूँ और युग जी। बढ़िया है, आज मेरे और युग जी के बीच कोई नहीं आ सकता। मैं आज युग जी के साथ वो सब करके ही दम लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सदियों से है पुराना